सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी क्लास एंड आई एम योर बॉटनी एजुकेटर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। ओके, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर यानी कि कल हमने क्या किया था, हमने कुछ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया था, जिसके अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि वो कहाँ पर हो रही है, कितनी स्टेप्स में हो रही है, कौन से एंजाइम वहाँ पर काम हो रहे हैं और ATP और NADH2 किस तरीके से वहाँ पर बन रहे हैं। ये अपन ने कल की क्लास में देखा। इसके अलावा हमने ये भी पता किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा और लेंटी सेल्स के थ्रू रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग करते हैं, नॉट रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करते हैं। रेस्पिरेशन तो प्रोसेस वो है जहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन किया जाएगा और एनर्जी मिलेगी, वो होता है रेस्पिरेशन। ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। अब आज क्या करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन के बारे में। हमने कल क्या किया था, हमने कल ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बना लिए थे। अब ये हमने कहाँ पे बनाए थे, ये हमने बनाया था साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में बना था। इसके अलावा इसके अंदर 10 रिएक्शंस हो रही थी या 10 स्टेप है यहाँ पर इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। यहाँ पर हमारे पास 2 ATP का टोटल गेन हो रहा था। इसके अलावा यहाँ पर 2 NADH2 भी फॉर्म होते हैं। ये हमने कल की क्लास के अंदर देख लिया था। अब चाहे एरोबिक कंडीशन हो चाहे एनारोबिक कंडीशन, मीन्स चाहे ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, ये ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगी ही चलेगी। इस प्रोसेस को क्या कहा था बच्चे, हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा था। तो ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगी ही चलेगी, चाहे ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो सेल के पास, वो तो ग्लाइकोलाइसिस करेगा, साइटोप्लाज्म में करेगा और 2 ATP का फॉर्मेशन करेगा। अब बात आती है कि अब इसके आगे जो पाइरुवेट है, इसका आगे जाकर क्या फेट होने वाला है। तो फेट ऑफ पाइरुविक एसिड देखने वाले हैं। द फेट ऑफ द पाइरुविक एसिड डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, है या नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट जो बना हुआ पाइरुवेट है ये कहता है मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर मेरे पास ऑक्सीजन होगी तो मैं इसको मैट्रिक्स यानी कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दूंगा, जहाँ पे वो अलग रिएक्शन चलाएगा। लेकिन अगर मुझे सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली, अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, मुझे एनारोबिक कंडीशन मिली, तो फिर मैं फर्मेंटेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। ये बात हमने कल भी क्लियर करी थी। कल हमने समझा था कि पाइरुवेट अपने 2 फेट दिखाता है। अगर ऑक्सीजन मिली तो वो क्या करेगा, आगे जाकर लिंक रिएक्शन चलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एज वेल एज वहाँ पर क्रेब्स साइकिल करेगा और उसके बाद ETS करेगा। लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, एनारोबिक कंडीशन होती है, तो फिर वो फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देगा, जहाँ पे अल्कोहलिक और कौन सा था हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था। ग्लूकोज 6 कार्बन, पाइरुविक एसिड बना 3 कार्बन का। अब ये क्या करता है, ये होती है ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में चल रही है, कॉमन होती है, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, दोनों के अंदर कॉमनली चलेगी। इसके बाद अगर अब पाइरुविक एसिड का अपन फेट देखने वाले हैं, अगर हमारे पास सेल के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड बनाएगा। या मैं बोल रही हूँ कि ये क्या करेगा, यहाँ पे फर्मेंटेशन करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, ये फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन करेगा। अगर फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल बन रहा है, यानी कि ये वाली जो प्रोसेस होगी वो प्लांट में होगी। वहीं पर अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है, यानी कि एनिमल के अंदर ये वाली प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स में। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें क्रैम्प जैसा फील होता है। क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता जाता है, क्योंकि अब इन सेल्स को जो लगातार काम कर रही है, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कि अब जो पाइरुविक एसिड बनता है, जो ग्लूकोज को तोड़ के पाइरुविक एसिड बन रहा है, ये पाइरुविक एसिड अब जाकर एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देगा।
तो इसने लैक्टिक एसिड यहाँ बनाया। ये कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म में होगी, एनारोबिक कंडीशन के अंदर होगी, या फिर अपन इसको फर्मेंटेशन कह सकते हैं। तो ये इसका एक फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा, लेकिन कैसे करेगा? यहाँ पे ये लिंक रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या होगी बेटा? लिंक रिएक्शन होगी। जब लिंक रिएक्शन है, ये कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वहाँ पर ये लिंक रिएक्शन हो रही है, यानी कि जो पायरुवेट है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है और पायरुवेट लिंक रिएक्शन शो करके एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम ए बना, इसके बाद हो जाएगी क्रेब्स साइकिल। क्या होगी? क्रेब्स साइकिल होगी। जब क्रेब्स साइकिल होगी तो यानी कि अब इसके बाद फिर ईटीएस भी तो होगी। ईटीएस कहाँ गया? ईटीएस जो होगी वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होगी। तो इतनी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये सब चीज़ें होंगी, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाएगा। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाइए बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस पढ़ने वाले हैं। For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis वो क्या होता है? पायरुवेट। इस पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कि जो ये पूरी सेल थी, इस सेल के अंदर यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। इस ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। अब पायरुवेट बोलो या पायरुविक एसिड हो, समझ जाना है ना, दोनों सेम है। अब पायरुवेट को कहाँ भेज देंगे हम? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेज देंगे। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइसिस का वो पायरुविक एसिड है। इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोप्लाज्म से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन वो क्या क्या है? पहला होता है लिंक रिएक्शन, जिसके अंदर पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया जाता है। फिर आ जाती है क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो जाती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलने के बाद जो अब हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे चलती है ETS, जो इनसे क्या करेगी? यहाँ पर एनर्जी बनाएगी, यानी कि ATP का प्रोडक्शन करेगी, साथ ही साथ वाटर भी बनाएगी। तो ये रिएक्शन अब होने वाली है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल एंड देन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, अब देखो लिंक रिएक्शन या फिर अपन इसको कहते हैं गेटवे रिएक्शन, जो क्या हो रहा है? लिंक करने वाला है ग्लाइकोलाइसिस को हमारे क्रेब्स साइकिल से। अब देखो पायरुविक एसिड हमने बनाया। अब ये पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए, ये कोफैक्टर्स हैं। कोएंजाइम ए NAD+ के साथ क्या करता है? एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, लेकिन एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का है, यानी कि यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है। तो एक प्रोसेस हो रही है, उसे कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, कि CO2 को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? CO2 बन जाएगी। एक चीज़ तो ये। इसके अलावा यहाँ पर NAD है और ये क्या है? NADH2, यानी कि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है डीहाइड्रोजिनेज। क्या हो रही है? डीहाइड्रोजिनेज, जो क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटाएगा। जब हाइड्रोजन हटेगा तो वो NAD+ पे जुड़कर क्या बना लेगा? NADH2 फॉर्म कर लेगा। तो इसने क्या कर लिया? यहाँ पर NADH2 को बना लिया है।
तो यानी कि जो एंजाइम आ रहा है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट का डिहाइड्रोजिनेस कर रहे हैं, इसीलिए जो एंजाइम है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है। यहाँ पे कुछ कोफैक्टर्स होते हैं जो ये रिएक्शन कंप्लीट करवाते हैं, मैग्नीशियम, टीपीपी एंड लिपोइड। टीपीपी की फुल फॉर्म होती है थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है बेटा, ये B1 का जो विटामिन B1 होता है ना उसका कोफैक्टर होता है। अब यहाँ पे लिपोइक एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, इस पायरुविक एसिड से जैसे ही हमने कार्बन को रिलीज किया हमारे पास एसिटिल बन गया। अब इस एसिटिल को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है कोएंजाइम ए के ऊपर। तो क्या बन गया, कोएंजाइम ए। इसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए ये क्या होते हैं, टीपीपी और ये लिपोइड क्या करते हैं, एज अ कोफैक्टर काम करते हैं और जो हमारा एसिटिल ग्रुप होता है उस एसिटिल ग्रुप को कोएंजाइम ए के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन रिलीज होता है जिसके वजह से NaDH2 का फॉर्मेशन इस रिएक्शन के अंदर होता है। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए बना है ये अब जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो ये हमारी क्या थी, लिंक रिएक्शन थी। लिंक रिएक्शन में सिंपल सा मैट्रिक्स के अंदर क्या हो गया, पायरुविक एसिड एंड कोएंजाइम ए, उसके साथ NAD+ ने क्या किया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर एसिटिल कोएंजाइम ए, CO2 और NaDH2 का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला है बिकॉज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के अलावा भी यहाँ पे दूसरे एंजाइम्स काम करते हैं। 2 और एंजाइम हैं जो इस रिएक्शन को पूरा करते हैं। उसके बाद अपने पास एसिटिल कोएंजाइम ए बना। अब अपन इसको कहाँ भेज देंगे, क्रेब्स साइकिल में भेज देंगे, जहाँ से अब अपन आगे रिएक्शन करेंगे। अब क्रेब्स साइकिल अपने पास आ जाती हैं। हमें सिंपल सा जो लिंक रिएक्शन थी वो क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले तो ये बता दो। लिंक रिएक्शन एकदम समझ में आ गई है, एकदम मस्त तरीके से। देखो क्या थी बेटा, सिंपल सा था, जो आपने यहाँ पे पायरुवेट बनाया था उस पायरुवेट को मैंने कुछ नहीं किया। ये जो पायरुवेट मेरा 3 कार्बन का था ना, इसको मैंने क्या किया, एक CO2 को रिलीज़ कर दिया जिसके वजह से 2 कार्बन का यहाँ पे बना एसिटिल। क्या बना, एसिटिल। इस एसिटिल को क्या करने वाली हूँ मैं, ये जो कोएंजाइम है इसके ऊपर जोड़ने वाली हूँ। तो जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाएगा, बन गया। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा जिसके वजह से क्या बन जाएगा, यहाँ पर NaDH2 बन जाएगा। क्योंकि अब ये 2 पायरुवेट थे तो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनेंगे तो 2 NaDH2 बन जाएंगे। ये हमारी रिएक्शन होती है लिंक रिएक्शन। इसके अंदर टीपीपी, मैग्नीशियम आयन एंड लिपोइक एसिड, ये क्या होते हैं, एक तरीके के कोफैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कोफैक्टर्स होते हैं जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पे एक एंजाइम याद रखना है, उस एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ओके। इसके अलावा ये रिएक्शन आपके कहाँ पे हो रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या क्या मिला, एक तो मुझे मिल गया एसिटिल कोएंजाइम ए, इसके अलावा मुझे मिल गया यहाँ पे CO2, इसके अलावा यहाँ पे मिला NaDH2। तो ये जो हुआ हमें गेन हुआ इस लिंक रिएक्शन के थ्रू। ये क्या थी, हमारी लिंक रिएक्शन थी। लिंक रिएक्शन के अंदर अपने को ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल क्या है, इसको ये नाम क्यों दिया गया, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा, इसे इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, यानी कि TCA साइकिल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस साइकिल के अंदर जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो उसके पास
3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला जो स्टेबल होता है उसका नाम क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। यानी कि क्रेब्स साइकिल को 3 नामों से जाना जाएगा। पहला क्रेब्स साइकिल तो है ही, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा होता है सिट्रिक एसिड। यानी कि जब अपन क्या करते हैं, अपने पास क्या होता है, हमें एसिटिल कोएंजाइम ए मिल जाता है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए एक OAA होता है, उसके साथ मिलकर पहला स्टेबल कंपाउंड बनाता है, पहला प्रोडक्ट बनाता है, जिसका नाम होता है सिट्रेट। इसलिए इसको सिट्रेट एसिड साइकिल कहते हैं। इसके अलावा ये जो सिट्रेट होता है, इसके पास ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। डिस्कवर किया था H.A. क्रैब ने, जिसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ भी मिला। फर्स्ट जो एक्सेप्टर होता है एसिटिल कोएंजाइम ए का, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो एक्सेप्टर है वो तो OAA है, लेकिन स्टेबल सबसे पहला जो बनता है वो सिट्रिक एसिड है। दोनों अलग है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला एक्सेप्टर कौन है एसिटिल कोएंजाइम ए का, तो हम बोलेंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कौन सा है, तो हमें क्या कहना है कि वो कौन सा है बेटा? अपना सिट्रिक एसिड है, यानी कि सिट्रेट है। क्लियर हो गया? ये वाली नॉर्मल चीज़ थी। चलिए अब अगर अपन क्रैब साइकिल को देखें तो ये पूरी तरीके से कैसे चलने वाली है, अपन उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए बना, यहाँ पे OAA प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। यहाँ पे ये इसको एक्सेप्ट करता है, एसिटिल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा, जिसके वजह से पहला स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, वो होगा सिट्रेट। क्या होगा? सिट्रेट, या फिर सिट्रिक एसिड बोल सकती हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है उसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेस। सबसे पहले अपन याद रखेंगे कि कौन क्या क्या बना रहा है। तो सबसे पहले अपन सिर्फ नाम को देखते हैं कि क्या क्या बनता है साइकिल में। तो सिट्रेट बना, सिट्रेट क्या करता है? यहाँ पर आइसोसिट्रेट बनाता है। ठीक है, आइसोसिट्रेट बनाया। आइसोसिट्रेट बनाने के बाद ऑक्जेलो सक्सीनेट बनाता है। ऑक्जेलो सक्सीनेट बनाया। ऑक्जेलो सक्सीनेट के बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाता है। उसके बाद सक्सिनिल को एंजाइम ए क्या बनाएगा? सक्सिनिल को एंजाइम ए बनाएगा, जिसके बाद ये क्या करेगा? सक्सीनेट बनाएगा। सक्सीनेट के बाद क्या करेगा? फ्यूमरेट बनाएगा। फ्यूमरेट के बाद क्या करेगा? मेलेट बनाएगा। एंड मेलेट से क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। तो यानी कि ये पूरी साइकिल है, इसी को अपन क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब इस क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या क्या हो रहा है, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि लिंक रिएक्शन के अंदर बना था, वो OAA इसका एक्सेप्टर होता है। ये दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं और एंजाइम क्या आता है? सिट्रेट सिंथेस। ये सिट्रेट सिंथेस क्या करता है? सिट्रेट बना देता है। क्या करता है? सिट्रेट बना देता है। अब ये जो OAA है ना, ये होता है 4 कार्बन का। एसिटिल कोएंजाइम होता है 2 कार्बन का। तो कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया? यहाँ पे 6 कार्बन का बन गया। तो यहाँ पे जो सिट्रेट बनता है या जो सिट्रिक एसिड बनता है, वो 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। ये पहला स्टेबल कंपाउंड है हमारा। यहाँ पे क्लियर? बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? सिट्रेट सिंथेस है। अब आ जाओ, फिर यहाँ पे आता है एंजाइम एकोनिटेज। कौन आता है? एकोनिटेज। ये क्या करके जा रहा है? आइसोसिट्रेट बना के जा रहा है। आइसोसिट्रेट बनाने के बाद अभी भी कितने कार्बन हैं? 6। अब क्या होता है? यहाँ पे आ जाता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। आई का मतलब आइसोसिट्रेट, डी का मतलब डीहाइड्रोजिनेज, DH का मतलब। ठीक है,
अब यानी कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaDH2 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे, NaDH2 बन गया। अब आ जाओ, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्जेलोसक्सिनेट बनेगा। ऑक्जेलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज आ जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, यहाँ से क्या रिमूव कर देगा, CO2 को, यहाँ से क्या रिमूव कर देगा, CO2 को रिमूव कर जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी तक 6 कार्बन थे, अब हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट आएगा जो कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होगा बेटा, यहाँ पे 5 कार्बन का ये मॉलिक्यूल होगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो अल्फा कीटोग्लूटरेट बना 5 कार्बन का, वो सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनाएगा। वापस से यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, वापस से NAD+ से NADH2 बनाएगा, NADH2 बनाएगा। मेरे साथ साथ अगर इसको बनाओगे तो इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अभी हम ट्रिक भी देखेंगे कैसे याद करें। अल्फा कीटोग्लूटरेट ने क्या करा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से ये बना लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना। लेकिन यहाँ पर एक और रिएक्शन हो रही है जिसके थ्रू यहाँ पे CO2 भी निकल रही है, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। अपन कह सकते हैं यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, इसके अलावा यहाँ पे CO2 भी निकल रहा है। आ जाइए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए जब बन जाता है तो ये होता है 4 कार्बन का, CO2 निकल चुका। अब ये क्या करता है, थियोकाइनेज यहाँ पे एंजाइम आता है, थियोकाइनेज। काइनेज यानी कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होने वाला है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, देखो GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पर GTP बनता है। लेकिन ये GTP क्या करता है, ADP को अपना फॉस्फेट ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पर ATP बन जाती है। तो ये कपल प्रोसेस होती है। कैसी कपल्ड प्रोसेस होती है, जहाँ पे थियोकाइनेज क्या करता है, GDP पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र कर देता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे GTP बन जाती है। अब GTP क्या कहती है कि मैं भी क्या करूँगी, अपना फॉस्फेट ट्रांसफ़र करूँगी ADP को, जिससे क्या बन जाएगी, ATP। तो ये क्या हो गई हमारी कपल प्रोसेस, ये हो जाती है अपनी कपल्ड प्रोसेस। अब हमने ये भी कर लिया, अब आ जाओ आगे। आगे सक्सिनेट बनता है। अब यहाँ पे आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या आता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि वापस से यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे एक अलग फॉर्म बनती है, याद करो कि आगे बन रहा है F, तो यहाँ पे बनता है FAD प्लस क्या करता है, FADH2 यहाँ पर बनाकर दे देता है। क्या हो रहा है, यहाँ पर FADH2 बना रहा है। एंड यहाँ पे हमको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आगे की तरफ फ्यूमरेट बन रहा है, फ्यूमरेट F बन रहा है, तो इससे पहले क्या हो जाता है, यहाँ पे FADH2 बनता है। अब यहाँ पे जैसे ही फ्यूमरेट बना, अब यहाँ पे क्या आएगा, फ्यूमरीज, यहाँ पे ऐड हो जाता है वाटर। फिर मेलेट से बनता है ऑक्जेलोसिटेट, यहाँ पे आता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, जिससे क्या बन जाता है, NADH2 बन जाता है NAD+ से। अब अपने को बात समझनी है, ये पूरी साइकिल है जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग रिएक्शन में यहाँ पे वाटर आ रहा था, फिर यहाँ से वाटर जा रहा था, फिर अगेन यहाँ पे क्या आ जाता है, वाटर एंटर कर जाता है। इस तरीके से होता है। सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम है, उसको एक्सेप्ट किया OAA ने। किसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे OAA ने एक्सेप्ट किया, OAA ने एक्सेप्ट किया। नाम क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
एक्सेप्ट करने के बाद इसने 4 और 2 कार्बन मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड बनाया जो कि है सिट्रेट। ये सिट्रेट जो होता है ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, फर्स्ट स्टेबल, इसलिए अपन इसको सिट्रेट साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर हम इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। सिट्रेट बन जाने के बाद एकोनिटेज आता है जो आइसोसिट्रेट बनाता है। फिर इसके बाद डिहाइड्रोजिनेज आएगा, जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ज़्यादातर आपको डिहाइड्रोजिनेज ही दिख रहे हैं। अब ये डिहाइड्रोजिनेज आप कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता देती हूँ। CCIOKSSFMO, इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले CCI क्या होगा, CCI के बाद ओके के बाद SS के बाद FM के बाद O। अब ये जो इनके बीच का गैप है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगी NaDH2, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, NaDH2। फिर आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, FADH2। फिर आएगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जिससे क्या बन जाएगा यहाँ पे NaDH2। अब याद करने में सिंपल होगा, कि कहाँ पे NaDH2 बनेगा, कहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, है ना। तो इन गैप्स के अंदर आपको डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डालना है, और जो पहले आएगा उसका नाम आगे रख दो ना, सबस्ट्रेट का नाम डाल दो एंजाइम के अंदर। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे आ जाएगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा आप बात करते हैं कि यहाँ पे जो CO2 रिलीज हो रही है वो कहाँ पे होती है। एक तो CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, जिससे कि हमारा 6 कार्बन जो है वो 5 कार्बन के अंदर टूट जाएगा। उसके बाद यहाँ इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में नहीं, इसी रिएक्शन में क्या हो जाएगी, CO2 रिलीज हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे 4 कार्बन, यानी कि क्रेब्स साइकिल में 2 CO2 रिलीज हो जाते हैं, 2 CO2 रिलीज हो जाते हैं। ये हमारी ट्रिक है, आई होप कि आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है। CCIOKSSFMO, हर बार इनके गैप्स के बीच में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। स्टार्टिंग के 2 में NaDH2 बनेंगे, थर्ड टाइम में FADH2 बनेगा, और फोर्थ टाइम में वापस से NaDH2 बन जाएंगे। यानी कि हमें 3 तो क्या मिले, NaDH2 मिला, एक FADH2 मिला, और 2 CO2 यहाँ पे से उड़ गए। ये हमारी पूरी साइकिल थी। यही क्या है, हमारी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चल रही है, मैट्रिक्स में चल रही है। किसका मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारी क्रेब्स साइकिल चल रही है, और इससे क्या क्या बना वो अपन ने देखा। इसके अलावा यहाँ पे ATP भी बन रही है। कैसे बन रही है, थियोकाइनेज काम आ रहा है, कपल्ड रिएक्शन हो रही है, जिससे GDP क्या कर रही है, अपना फॉस्फेट ट्रांसफर कर रही है ATP को। तो ATP यहाँ पे बन रहा है। ये वही रिएक्शन है कि किस तरीके से क्रेब्स साइकिल में जाएगी। अब क्रेब्स साइकिल को वापस से डायग्राम के थ्रू अच्छे से और देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम A आया 2 कार्बन का, फिर यहाँ पे एक्सेप्टर बैठा हुआ था। कौन है ये, एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद इसने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए और यहाँ से कोएंजाइम A निकल गया, जिसके वजह से पहला स्टेबल सिट्रिक एसिड बना 6 कार्बन का। फिर यहाँ पे बेटा अगर आप इस वाले सिस एकोनिटेज को याद नहीं करो ना तो भी चलेगा, आपके NCERT में गिवन नहीं है, बट ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसको हटा भी दो, नहीं याद करो तो भी चलेगा। तो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड एकोनिटेज से आइसोसिट्रेट एसिड बनाएगी या आइसोसिट्रेट बनाएगी। आइसोसिट्रेट या फिर आइसोसिट्रिक एसिड एक ही तो बात है। तो आइसोसिट्रिक एसिड बनाया। अब याद करो CCI आ गया, अब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा। ये आइसोसिट्रेट क्या करेगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज से NaDH2 का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा।
NADH2 का जैसे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे बनता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड या फिर ऑक्जेलोसक्सिनेट। यहाँ पे होती है डी कार्बोक्सिलेशन, जिसके थ्रू CO2 निकलता है। CO2 निकलने के बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। अब देखो CCI ओके ओके, के के बाद क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज आएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा। ये डिहाइड्रोजिनेज के साथ यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है। जैसे ही CO2 रिलीज होती है, अब 5 कार्बन से 4 कार्बन का कंपाउंड मिलता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन गया। इसके बाद यहाँ पे एंजाइम आता है थियोकाइनेज, काइनेज यानी कि फॉस्फेट का ट्रांसफर कराना है। अब ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कराएगा, डायरेक्ट GDP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर GTP बनाएगा। ये GTP आगे ADP, ADP से ATP बना लेगी। अब उसके बाद देखो सक्सिनिक एसिड बन गया। क्या बना, सक्सिनिक एसिड बन गया, सक्सिनिक एसिड। अब देखो CCI OKS, S के बाद क्या आएगा, अब गैप आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है, ये एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, FADH2 बनाएगा, क्योंकि इसके आगे क्या आएगा, FM आएगा, यानी कि F आएगा, तो FADH2 बनाएगा। इसके बाद फ्यूमरेज आता है, जहाँ पे वाटर ऐड होता है, जिससे कि मैलिक एसिड बन जाता है। मैलिक एसिड या फिर मेलेट अपन बोल सकते हैं, मेलेट बन गया। अब आ गया हमारे पास CCI OKSS FM, M के बाद क्या आता है, डैश, तो क्या आ जाएगा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बनाएगा, NADH2 बनाएगा। वापस अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो होगी एक साइकिल की तरह चलती रहेगी, CO2 रिलीज करेगी, इसके अलावा क्या करेगी, NADH2 बनाएगी, FADH2 बनाएगी। यहाँ पर क्लियर हो गया सबको, आई बात समझ में। देखो अब अपन देखने जा रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड था, एसिटिल कोएंजाइम ए जब बनाया तब इसने एक NADH2 और एक CO2 को रिलीज किया, एक NADH2 और CO2 को रिलीज किया। इसको अपन ये भी तो कह सकते हैं ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। तो इसने यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, जिसके थ्रू NADH2 बना और CO2 बना। अब क्योंकि हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम बन चुका है, ये क्रेब्स साइकिल में जाता है, और क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने देखा कि 2 CO2 बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 NADH2 बन रहे थे और एक FADH2 बन रहा था। The complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atom leaving 3 molecule of CO2। अगर अपन complete oxidation देखें पायरुवेट से, तो 3 CO2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। बेटा पायरुवेट से देख रहे हैं, जब पायरुवेट एसिटिल में होता है तब भी तो एक CO2 जाता है, और जब एसिटिल क्रेब्स साइकिल में जाता है तब 2 CO2 भी तो करता है, तो टोटल कितनी हो गई, 3 CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन करेंगे पायरुवेट का, तो वो 3 मॉलिक्यूल, कितने, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को रिलीज करेगा विथ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम हमारे ETS के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, जो क्रेब्स साइकिल के बनी हुई होती है ना NADH2, FADH2, इसको ये क्या करती है, अब ATP बनाएगी।
क्या करेगी ETS, उसको ATP बनाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ऑक्सीजन का कैसे आ गया मैम, देखो अपन ने सांस ली, ब्रीदिंग करी, अब ये ब्रीदिंग से हमारे लंग्स में पहुँचे, लंग्स से कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे ब्लड में जा रहे हैं, ब्लड से हमारे सेल्स में जा रहे हैं, और सेल्स में भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे जा रहे हैं, ETS यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे जा रहे हैं। अब अपन कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स में जाता है। देखो ETS को रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अभी तक अपन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देख रहे थे, अब अपन देखने वाले हैं फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि अब अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं ATP। क्या बनाने वाले हैं, ATP बनाने वाले हैं। और ऑक्सीडेशन किसका करने वाले हैं, NADH2 का। It is the chain of some hydrogen and electron carrier present in the inner mitochondrial membrane। अब यहाँ पर जो inner mitochondrial membrane है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के जो कैरियर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी कि कैसा होता है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये में इसकी इनर मेम्ब्रेन है, जहाँ पे क्या बना हुआ है, क्रस्टी बनी हुई है। ठीक है, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे ये क्या करेंगे, ETS होंगे। क्या होंगे ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स यहाँ पर अरेंज होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के कैरियर यहाँ पर अरेंज होंगे। यही बात तो वहाँ कही गई है। ये क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और एक और कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, ये ETS इनर माइटोकॉन्ड्रियल पे चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे क्रेब्स साइकिल के अंदर बने NADH2 और FADH2 हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के पास, जहाँ पे ETS है। यहाँ पे हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं कि टर्मिनल पे कैसे होता है। ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या करती हैं, पूरी साइकिल के अंदर भेजते हैं, चेन के अंदर भेजते हैं, जिसके वजह से ATP बनती है, प्रोटॉन रिलीज होते हैं। ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, और हमारे पास लास्ट में क्या हो जाएगा, NAD+ एंड FAD+, जो वापस से क्रेब्स साइकिल में काम आ जाएंगे। ये होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अभी अपन बहुत क्लियर देखने वाले हैं कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो है वो किस तरीके से होता है। बस हमें ये याद रखना है कि जो NADH2 FADH2 बने थे क्रेब्स साइकिल में, हम उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, और ऑक्सीडेशन के अंदर लास्ट में ऑक्सीजन होता है, जिसके साथ प्रोटॉन बाइंड करते हैं और क्या बना लेते हैं, वाटर यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ETS। अब ETS के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स है। हमने क्या कहा था कि भी 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं ETS के अंदर। पहला आता है कॉम्प्लेक्स 1, उसको कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। क्या, NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो NADH का डिहाइड्रोजिनेस करेगा, उसमें से प्रोटॉन्स निकालेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा 1। फिर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2, जो कि होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। अभी अपन ने पढ़ा था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, पढ़ा था ना क्रेब्स साइकिल में, तो आ गया ना। यहाँ पे हमने क्या कहा था, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास होता है।
फिर आता है कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 को ATP सिंथेस या फिर एटीपेज या फिर ऑक्सीजोम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स को। तो हमारे पास ETS में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, जिसमें से पहला कॉम्प्लेक्स होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, फिर साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स एंड ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अब इनके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर FMN एंड FES होता है। कॉम्प्लेक्स 2 में FAD एंड FES होता है। थर्ड में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड FES होता है एंड साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 और कॉपर सेंटर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। 5 के अंदर में F0 एंड F1 पार्टिकल्स दिख जाते हैं। F0 जो होता है वो इंटीग्रल है, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाइंडेड है, और जो F1 पार्टिकल है वो पेरिफेरल की तरफ है। आ जाइए अपन देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डायग्राम है। एक और चीज़ बता देती हूँ, मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो होती है वो लो होती है, जबकि जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये तो पता है ना कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। इस स्पेस के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यानी कि H+ की कंसंट्रेशन हाई होती है। कैसी होती है? हाई, यानी कि pH कैसा हो जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल में? एसिडिक हो जाता है, pH लो हो जाता है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से अपने यहाँ पे ये अरेंज रहेंगे। आ जाओ, ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इस तरफ का एरिया जो है वो मैट्रिक्स है अंदर की तरफ, इस साइड का एरिया जो है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। मैट्रिक्स में यहाँ पर कौन होगा? NADH2। मैट्रिक्स में अपने को क्रेब्स साइकिल ने NADH2 FADH2 ये बना कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटॉन्स भी पड़े हुए हैं बेटा, आयन्स हैं, ये तो प्रेजेंट होंगे, है ना। अभी क्या होता है, NADH2 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास आता है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि यहाँ पर NADH का क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो NADH के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? NAD+ बनता है। ये NAD+ जब बना तो इसने क्या करा? प्रोटॉन एक तो रिलीज़ हो गए, दो चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी, एक तो प्रोटॉन और एक हो जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या? एक प्रोटॉन और एक क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। NADH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोटॉन तो निकलेंगे, प्रोटॉन के साथ क्या निकलेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर निकलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो होता जाएगा, बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो कंपोनेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन के कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे, कर रहे हैं। ये पहला कॉम्प्लेक्स है, पहले कॉम्प्लेक्स में है ये। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में यहाँ पे मिल रहा है NADH2। क्या मिल रहा है? NADH2। जब ये NADH2 कर रहा है तो यहाँ पे अपने पास क्या है? FMN FES, ये पहला कॉम्प्लेक्स था ना। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? बस याद रखो कि जब ये NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के वजह से प्रोटॉन निकलेंगे, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे। यही चीज़ अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। देखो NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, प्रोटॉन गए, इसके साथ इलेक्ट्रॉन गए। जब इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, तो ये प्रोटॉन्स भी क्या करेंगे? और प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ जाएंगे।
अब यहाँ पे क्या होता है, FeS अपना जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैरियर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोटॉन का भी कैरियर होता है। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का कैरियर कौन होता है, यूबीक्विनोन। ये क्या है, UQ क्या है, यूबीक्विनोन, ठीक है, यूबीक्विनोन। अभी यहाँ पे जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसके अलावा बाहर से क्या मिल रहा है, प्रोटॉन मिल रहा है, तो ये यूबीक्विनॉल बना लेता है, ऑल बना लेता है। जैसे ही इसमें क्या हुआ बेटा, प्रोटॉन ऐड हो गए, तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे यूबीक्विनॉल बना लिया, यूबीक्विनॉल बन गया। अब क्या होगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को थर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। पहले कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, पहला कॉम्प्लेक्स अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 जो होगा वो FADH2 के लिए है, वो एक अलग चीज़ के लिए। अपन NADH2 का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसीलिए अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 भी नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे उसने कर दिया। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया कॉम्प्लेक्स 3 पर, तो इसको एक्सेप्ट करने वाला था साइटोक्रोम। कौन था, साइटोक्रोम। इसीलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, क्योंकि जो पहला एक्सेप्टर है वो साइटोक्रोम B है। साइटोक्रोम B के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये FeS को देता है, FeS साइटोक्रोम C1 को देता है। जैसे साइटोक्रोम C1 को दिया, साइटोक्रोम C होता है जो कि पेरीफेरल अटैच्ड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन से। क्या कह रही हूँ यहाँ पे कि हमारा साइटोक्रोम C क्या है, वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पेरीफेरल पे होता है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पेरीफ्री पे कौन है, साइटोक्रोम C है। ये साइटोक्रोम C क्या करेगा, आगे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र अभी यहाँ पे सेकेंड कॉम्प्लेक्स का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 का इन्वॉल्वमेंट होगा। फोर्थ में क्या होगा, ये साइटोक्रोम C अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देगा, कॉपर फिर साइटोक्रोम A को इलेक्ट्रॉन देगा। इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन शक करके कहाँ पे आ जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर आ जाएगा। साइटोक्रोम A अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 को दे रहा है, इसके बाद कॉपर को जा रहा है, चला गया। इसके साथ बेटा यहाँ पे क्या होते जाएंगे, हमारे पास प्रोटॉन आ जाएगा। प्रोटॉन आ जाने के वजह से यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है, बताओ क्या, प्रोटॉन मोटिफ ग्रेडियंट यहाँ पे बन जाता है। ये ग्रेडियंट बन जाने का मतलब है कि यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि यहाँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल का स्पेस जो है वहाँ पे pH क्या हो गई है, हाई हो गई, मतलब लो हो गई है, एसिडिक हो चुकी है। अब ये प्रोटॉन क्या करेंगे, ये जब प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करेंगे, ये जो हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, लास्ट जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, जिसे एटीपी सिंथेस भी कहती हैं, इसके थ्रू ये F नोड में जाएगा। F नोड में जाने के बाद F1 के अंदर रोटेशन होगा। F1 में जैसे जैसे रोटेशन होगा, यहाँ पे हमको ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। आई बात समझ में? ये पूरी चीज़ समझ में आई कि इस रिएक्शन में हमने क्या किया। सबसे पहले NaDH2 का हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया, उसके ऑक्सीडेशन को सबसे इलेक्ट्रॉन पहले FMN ने लिया। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बेटा वो अपने हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन भी तो रिलीज़ करेगा ना। तो जब ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है तो यानी ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये यूँ कहता है भाई मेरे को प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसे कंपोनेंट रखता हूँ जो मेरे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। तो यानी कि हमारा प्रोटॉन तो फट करके कहाँ पे पहुँच जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को FMN लेगा, FMN से FeS लेगा,
बाद में ये FeS इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। फिर अब आ जाता है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन कहता है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन का कैरियर तो हूँ, बट अब मैं प्रोटॉन का भी कैरियर हूँ। तो यानी कि यहाँ पे अब प्रोटॉन्स भी आएंगे। तो जो प्रोटॉन है वो यूबिक्विनोन के साथ बाइंड करके यूबिक्विनॉल बना लेगा। यूबिक्विनॉल बना लेगा जैसे ही उसके अंदर प्रोटॉन्स ऐड होंगे, यानी कि हाइड्रोजन ऐड होगा। अब ये यूबिक्विनॉल क्या करता है, आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, इसके साथ यहाँ पे क्या बाहर निकाल देता है, प्रोटॉन, साइटोक्रोम बी। अब ये ना अपने जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो अपना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स 3 को करता है। कैसे करता है कॉम्प्लेक्स 3 को, देखो यहाँ पे क्या था, ये इस तरीके से हमने इनर मेम्ब्रेन बना रखी है। यहाँ पे मेरा सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर क्या था, NaDH2 था। मैट्रिक्स में क्या था बेटा, NaDH2 था। अपने को इस NaDH2 का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। जैसे ही NaDH2 का ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 1 पे। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 पे होता है बच्चा, तो क्या होता है यहाँ पे, FMN होता है, FeS होता है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं भैया हमें प्रोटॉन नहीं चाहिए, लेकिन प्रोटॉन तो रिलीज़ हो रहा है ना, तो प्रोटॉन तो जाएगा। तो प्रोटॉन क्या करता है, फट कहाँ पे पहुँच जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुँच जाता है। ये क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और नीचे वाला क्या है, मैट्रिक्स। ये चीज़ भी। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना, ये FeS अपना इलेक्ट्रॉन देता है यूबिक्विनोन को। किसको, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो करता है, एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अब मैं प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करूँगा। किसको एक्सेप्ट करूँगा, यहाँ पे प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करूँगा, और क्या बना लूँगा, यूबिक्विनॉल बना लूँगा। बन गया। अब जो ये पहला कॉम्प्लेक्स है ना, ये पहले कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, कॉम्प्लेक्स 2 पे नहीं होकर कॉम्प्लेक्स 3 पर ट्रांसफ़र होंगे। अब मैं कॉम्प्लेक्स 3 बनाती हूँ। तो ये है कॉम्प्लेक्स 3। अब यहाँ पे क्या किया गया है, कॉम्प्लेक्स 3 पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया गया है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि ये QH2 कहता है कि अब है ना, मेरे को नहीं रखना, अब मुझे प्रोटॉन और क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या निकाल देगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा, आगे कौन लेगा इससे, FeS लेगा। आई बात समझ में, आगे कौन ले लेगा, FeS ले लेगा। जैसे कि अपन ने यहाँ पे समझा था ना। अब अपन ने क्या किया, फर्स्ट से थर्ड कॉम्प्लेक्स पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे यूबिक्विनॉल ने साइटोक्रोम को अब यानी कि FeS को देगा पहले, FeS के बाद साइटोक्रोम C को देगा, है ना। तो यहाँ पे वही है कि ये FeS को देगा, फिर साइटोक्रोम P1, फिर साइटोक्रोम C1 को देगा। अब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करना होगा तो ये क्या करेगा, क्या ये दूसरे कॉम्प्लेक्स को भेजेगा क्या, नहीं, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करेगा अपना इलेक्ट्रॉन को। फोर्थ कॉम्प्लेक्स आ गया, यहाँ पे कौन सा आ गया, कॉम्प्लेक्स 4। फर्स्ट से 3, 3 से 4, फोर्थ पे आ जाने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो होंगे, इसके अलावा यहाँ पे प्रोटॉन तो जा ही रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता जा रहा है, प्रोटॉन भी जा रहे हैं। अब यहाँ से साइटोक्रोम C क्या करेगा, जो कि पेरिफेरल पे बहुत लूजली बाइंड होता है, साइटोक्रोम C उसको अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। तो साइटोक्रोम C क्या है, लूजली अटैच्ड है। मैं बोल दूँ कि पेरिफेरी पे रहता है,
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, उस साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या ये बात यहाँ पर इस तरीके से आपको समझ में आ रही है, जो कि आपको इस डायग्राम में दी गई है? यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया साइटोक्रोम सी। दूसरे वाले पे भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि दूसरा वाला FADH2 के लिए, उसके लिए अलग है। अब ये साइटोक्रोम सी कॉपर, फिर साइटोक्रोम ए से A3 और फिर वापस से कॉपर को दे देता है। क्या, कॉपर से साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 से कॉपर। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम से A3, जाओ पहले देगा ये कॉपर को, कॉपर से देगा साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3। ठीक है, इस तरीके से इसने यहाँ पर अपना काम कर लिया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यानी कि ऑक्सीजन है ही यहाँ पे। अब ऑक्सीजन से क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्रोटॉन बाइंड कर लेंगे। ये 4 प्रोटॉन रेडी हैं। जैसे ये 4 प्रोटॉन रेडी हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ पर H2 बन जाता है। तो जो 4th कॉम्प्लेक्स है, क्या है, जो 4th कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर क्या हो चुका है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन क्या करती है, 4 प्रोटॉन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेती है। क्या कर रही है, 4 प्रोटॉन के साथ मिलकर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया है, जिसके थ्रू हमने ऊपर की तरफ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल में प्रोटीन मोटिफ ग्रेडियंट यहाँ पे तैयार किया है। क्या तैयार किया है, प्रोटोन मोटिफ ग्रेडियंट तैयार किया है। जैसे ही ये ग्रेडियंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 5 होगा। कॉम्प्लेक्स 5 क्या होगा, इस तरीके से ये होगा F0 और इस तरफ होगा F1। फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब ये जो प्रोटॉन बन चुके ना ग्रेडियंट, अब ये प्रोटॉन क्या करेंगे, F0 से F1 में आते आते ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना लेंगे, ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। ये हो जाएगा बेटा अपना कॉम्प्लेक्स 5। तो इस तरीके से ये क्या होती है, ETS चलती है। ये वाली चीज़ क्लियर है ना, ये वाली चीज़ सबको समझ में आ गई कि ATP सिंथेज ने बाद में ATP बना लिया। ATP क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट तैयार हो गया था। ग्रेडियंट तैयार हुआ इसलिए वो कॉम्प्लेक्स 5 पे आया और कॉम्प्लेक्स 5 से उसने ये चला दिया। और हमें सीक्वेंस याद रखना है कि सीक्वेंस कहाँ से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने का है। पहले फर्स्ट होगा, फर्स्ट से 3 पे जाएगा, 3 से 4th पे जाएगा एंड 4th से 5th पे जाएगा। यहाँ पे ये बात याद रखनी है। सेकंड का रोल तब आएगा जब अपन FADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे, तब जाके अपन उसका रोल समझेंगे। चलिए, अब जो भी हम देखने वाले हैं कि आगे जो रिएक्शन है कि FADH2 किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 को किस रोल में लेकर आ रहा है बेटा, वो अपन पढ़ेंगे हमारे कल वाले लेक्चर के अंदर। कल वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि FADH2 का कैसे रोल होता है, और ये भी पढ़ेंगे कि जो ये NADH FADH है, जो प्रोटॉन है, इसके प्रोटॉन कितने रिक्वायर्ड होती हैं एक ATP को बनाने के लिए। तो ये भी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।